तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के ठीक बाद। पूरी क्लास के सामने मैंने बिंग बिंग के ऊपर नोटों की एक पूरी गड्डी फेंक दी। बोला, बहुत मजे कर लिए, बस अब यहीं खत्म। वो झुका और जमीन से एक एक करके वो सारे नोट चुपचाप उठाता रहा और फिर भरी हुई आवाज में बस इतना बोला, ठीक है, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते होते। बिंग किंग बे की ट्रेन पकड़ चुका था और मैं अपनी लंबी कीमोथेरेपी के लिए विदेश के लिए उड़ान भर चुका था। सालों बाद मैं वापस अपने देश लौटा। मैं हॉस्पिटल के बेड पर बैठा था। इलाज की वजह से मेरे सारे बाल झड़ चुके थे और मैं अपने लिए एक विग चुनने में मशगूल था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और सामने व्हाइट कोट पहने बिंग बिंग खड़ा था। हम दोनों की नजरें एक दूसरे से जा टकराईं। नर्स ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, प्रोफेसर बी, ये ग्रुप के नए मरीज हैं, इन्होंने कंसेंट फॉर्म साइन कर दिया है। जिस पल बिंग बिंग ने मुझे देखा, मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। पूरे 10 साल बीत चुके थे। जिस इंसान से मैंने सोचा था कि अब कभी मुलाकात नहीं होगी, वो अचानक मेरा डॉक्टर बनकर सामने आ खड़ा हुआ था। और ऊपर से ये एंट्री उस वक्त हुई जब मैं गैस पास करने की एक्सरसाइज कर रहा था। किस्मत भी ना। मैं फौरन उछलकर खड़ा हो गया, अपनी टेढ़ी मास्क ठीक की और बुद्ध बनकर चुपचाप खड़ा रहा। उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन मुझे अपने ऊपर उसकी ठंडी नजर का एहसास हो रहा था। उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी स्कूल में मेरी मैथ्स की गलतियों पर वो हारी थकी और नरम निगाहों से देखता था। गुचेन, ये हमारे ग्रुप के प्रोफेसर बिंग बिंग हैं। ये आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग देखेंगे। मैंने नजरें चुरा ली और बिना आवाज किए जल्दी से सिर हिला दिया। उसके साथ खड़े एक इंटर्न ने मेरी मेडिकल हिस्ट्री पढ़नी शुरू की। गुचेन, उम्र 28 साल। 10 साल पहले चेकअप में गर्दन में लिम्फ नोड्स की सूजन पाई गई। प्राथमिक निदान हॉस्किन लिम्फोमा। डिटेल पैथोलॉजी रिपोर्ट में पाया गया, बाकी की जरूरत नहीं। क्या आप मरीज को पहचानते हैं? मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैं यूं फोन से खिलवाड़ करने लगा जैसे कोई बहुत जरूरी काम आ गया हो। मुझे लगा उसकी निगाहें मेरे मास्क पर ही टिकी हुई हैं। कुछ देर बाद उसने बिल्कुल फीकी आवाज में कहा, नहीं पहचानता, बस केस हिस्ट्री थोड़ी स्पेशल है। और फिर वो बगल वाले मरीज की तरफ बढ़ गया। जब तक वो गया नहीं, उसने मेरी तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने अपनी अकड़ी हुई गर्दन हिलाई और देखा मेरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। उसकी इस एंट्री से वो विग का लिंक भी सोल्ड आउट हो गया जो मुझे पसंद थी। आह, क्या बदकिस्मती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि बिंग बिंग मुझे भूल चुका था। इंटर्न ने जब मेरा नाम लिया तब भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब हमारी आपस में ज्यादा बनती नहीं थी। मैं अपने घर के पैसे पर इतराता था, मनमानी करता था और पढ़ाई में सबसे फिजड्डी था। टीचर ने मेरी पढ़ाई ठीक करने के लिए बिंग बिंग को मेरे साथ बिठा दिया। शुरू में तो बिंग बिंग मुझे ज्यादा भाव नहीं देता था। दिन भर बस सवाल हल करता रहता था। उसका दिमाग अच्छा था, स्वभाव अच्छा था, दिखने में भी अच्छा था। बस एक ही कमी थी, वो गरीब था। मैं ऐसा नहीं था। न तो मेरा दिमाग तेज था और ना ही स्वभाव। उसके बगल में बैठकर मैं बिना दिमाग के एक अमीरजादे जैसा लगता था। लेकिन खैर, मेरी सोशल स्किल्स अच्छी थी। जब बाकी लड़के उसे फूल और लव लेटर दे रहे थे, तब मैं उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस बुक्स खरीद कर ला रहा था। उसके सारे टेस्ट पेपर्स के पैसे मैं भरता था। और फिर देखते ही देखते एक सेमेस्टर भी नहीं बीता कि हम डेट करने लगे। वो दिन कितने प्यारे थे। मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन क्लास में मैं उसके बगल में बैठकर उसकी पर्सनल ट्यूशन सुनता था। एक साल में ही मेरे एवरेज मार्क्स 100 से ज्यादा बढ़ गए। मैं कैलकुलेट कर रहा था कि अब मैं राजधानी की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता हूं और बिंग बिंग के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं रहेगी। लेकिन तभी मेरे चेकअप में ये प्रॉब्लम पकड़ी गई। उस वक्त मेरे उल्टी करने की आवाज से पूरा कमरा गूंज रहा था। कमोड से लिपटकर मुझे सब काला काला दिख रहा था। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरी पीठ थपथपाई। ऐसा नहीं चलेगा, तेरा रिएक्शन बहुत बुरा है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जरूरत नहीं है, मुझे आदत है। मैं विदेश में अकेले 27 सेशंस झेल चुका हूं। 10 साल से जिंदा हूं और अब बीमारी फिर लौट आई है। ना जाने और कितना सहना पड़ेगा। हर बार डॉक्टर बुलाऊंगा तो तंग हो जाऊंगा। मेरे दोस्त को यह बात पची नहीं। तेरा डॉक्टर बिंग बिंग है ना, मैं उसे बुलाता हूं, वो जरूर कुछ कर सकता है। मैंने झपट कर उसकी टांग पकड़ ली। भाई प्लीज होश में आ। तुझे खुश होना चाहिए कि उसने मुझे पहचाना नहीं। अगर पहचान लेता तो समझाकर मुझे कीमो के 100 सेशन और लगवा देता। तभी अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई। तुमसे किसने कहा कि 100 सेशन होंगे? मैं जड़ होकर वहीं रुक गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे दोस्त ने राहत की सांस ली। प्रोफेसर, गुचेन की तबीयत ठीक नहीं है, ये कीमो का नॉर्मल रिएक्शन है। इसके बाद बिंग बिंग ने मेरे दोस्त से जो कहा वो मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि मैं तो उसकी पिछली बात सोचकर ही सन्न था। क्या उसने सब कुछ सुन लिया था? रात को एक नर्स मुझे जी मिचलाने का इंजेक्शन लगाने आई और उसने थोड़ी हैरानी से पूछा, आप प्रोफेसर बी को जानते हैं? मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा जिंदगी से बेजार था। नहीं। क्यों पूछ रही हो? प्रोफेसर बी कभी इन चीजों में नहीं पड़ते। इस बार वो खुद ऑफिस गए और आपके डॉक्टर से कहा कि आपको ये इंजेक्शन लिख दे। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा। बीमारी की वजह से बहुत दुबला हो गया था, रंग पीला पड़ गया था। 10 साल पहले मैं बिल्कुल अलग दिखता था। मेरे दोस्त ने बीच में टपकते हुए कहा, आपके प्रोफेसर बी की उम्र सिर्फ 28 साल है ना? इतनी कम उम्र में प्रोफेसर बन गए। नर्स बोली, प्रोफेसर बी ने सीधे मेडिकल से पीएचडी की है। ग्रेजुएशन के वक्त तो 26 या 27 के रहे होंगे। उनका करियर ग्राफ नॉर्मल नहीं है। मेरा दोस्त मुझे आंख मारकर बोला, क्या तू प्रोफेसर बी को पटाना चाहता है? लेकिन मैं तुझे सलाह दूंगा कि कोशिश मत कर, उनके कोई और हैं। तभी नर्स बोली, डायरेक्टर के बेटे ने भी अभी अभी विदेश से पीएचडी की है, पता नहीं उनकी शादी कब होगी। मेरे दोस्त की मुस्कान जम गई। मैंने अपनी ढीली ढाली पायजामा टांग ली और अचानक से मुझे अपने कपड़ों की ढीली डोरी में बड़ी दिलचस्पी होने लगी। नर्स के जाने के बाद मेरा दोस्त खुद को रोक नहीं पाया। गुचेन,
आई एम सॉरी। अरे तू सॉरी क्यों बोल रहा है? मैं 28 साल का हूँ। अब वो सपने नहीं देखता कि कोई खूबसूरत लड़की मुझ पर फिदा हो जाएगी। 10 साल पहले ही छोड़ दिया वो ख्वाब। उस दिन के बाद मैंने बिंग बिंग को दोबारा नहीं देखा। हालांकि वो दिखता नहीं था, लेकिन उसके बारे में बातें सुनने को जरूर मिल जाती थी। कभी वो एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गया होता, कभी लैब में रिसर्च कर रहा होता, हफ्ते में एक बार वार्ड में विजिट करके ट्रीटमेंट गाइड करता और चला जाता। कीमो के बीच के गैप में मरीज घर जा सकते हैं, इसलिए जब तक मुझे डिस्चार्ज नहीं किया गया मैंने उसे फिर नहीं देखा। घर लौटने पर मेरे पास मेरे हाई स्कूल के क्लास मॉनिटर का फोन आया। गुचेन, तू अभी भी राजधानी में है ना? इलाज कैसा चल रहा है? फोन की बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा था। मॉनिटर ने आगे कहा, तूने अपनी बीमारी के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? अगर मॉनिटर ने नहीं बताया होता तो हमें पता ही नहीं चलता। मैं बेमन से मुस्कुराया। किसी को बेवजह तंग नहीं करना चाहता था। ये कोई बात नहीं है। देख, तू कहाँ रहता है? हम कल तुझे देखने आ रहे हैं। मैं उनके ऑफर को मना नहीं कर पाया और पता दे दिया। इन सालों में मेरे इलाज पर घरवालों ने बहुत पैसा खर्च किया था। मेरे दोस्त की मदद से राजधानी में काफी सस्ता एक फ्लैट मिल गया था, ग्राउंड फ्लोर पर, जिसके साथ दक्षिण की तरफ एक आंगन था। अगर मैं ठीक होता तो यहाँ फूल पौधे लगा सकता था और एक कुत्ता भी पाल सकता था। मेरे ज्यादातर क्लासमेट हमारे होम टाउन में ही बस गए थे, बाकी इधर उधर फैले हुए थे, इसलिए ज्यादा लोग नहीं आए। बस 5-6 लोग थे। वो सब ढेर सारा खाने का सामान लेकर अंदर आए। हमने सोचा हॉट पॉट बनाते हैं, लेकिन गर्मी बहुत है तो कुछ फ्राई ही बना लेते हैं। कोई बात नहीं, इसी चल रहा है। मुझे भी हॉट पॉट ही चाहिए। सब बड़ी धूमधाम से किचन में घुस गए। सारा घर जैसे जिंदा हो गया। लग रहा था जैसे हमने अभी अभी ग्रेजुएशन किया हो। मॉनिटर ने सब्जी काटते हुए मुझसे पूछा, तूने बिंग बिंग से संपर्क किया क्या? मैं एक सेकंड के लिए ठिठक गया। क्या? तुझे नहीं पता? वो ब्लड डिसीज का स्पेशलिस्ट है, खासकर लिम्फ कैंसर का। तू उससे पूछ ले तो अच्छा रहेगा। मैं बिंग बिंग से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन तभी डोरबेल बजी और मैंने अपने दोस्तों को खुशी से चिल्लाते सुना, अरे बिंग बिंग, तुम आ गए। देखो तो महान प्रोफेसर, कितने दिनों बाद। अंदर आओ, अंदर आओ। गुचेन हॉटपॉट खाना चाहता है। तुम तो एक्सपर्ट हो, बताओ वो खा सकता है कि नहीं? मैं वहीं जम गया। मास्क के बिना मेरा चेहरा अचानक से तेज धूप में आ गया हो जैसे, और मैं बेचैनी से भर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन लोगों ने बिंग बिंग को बुला लिया है, और ऊपर से बिना मुंह धोए, बिना मास्क पहने मैं उसके सामने आमने सामने आ गया। बिंग बिंग ने मुझे शांति से देखा और बोला, क्लियर सूप वाला चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा प्रोफेसर कहें। मसालेदार वाला नहीं बनाएंगे। मॉनिटर ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। आखिरकार जो हुआ सो बीत गया। एक मुस्कान से सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। बिंग बिंग दिल का बड़ा है, गुचेन से कोई मनमुटाव मत रखना। जाओ सब्जी काटने में मदद करो। उन्होंने बिंग बिंग की बाहों में पानी से भरी पालक से भरी एक टोकरी थमा दी और उसे सोफे के सामने बैठने को धकेल दिया। अचानक हम दोनों अकेले हॉल में रह गए। इसी से बस एक भनभनाहट की आवाज आ रही थी। मैंने उसकी नजरों से बचते हुए पीछे रखा अपना मास्क उठाया और पहन लिया। बिंग बिंग ने चट से पालक की एक जड़ तोड़ते हुए कहा, जब पहचान ही लिया हूं तो छुपने की क्या जरूरत? हॉल का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। सच कहूं तो सिर्फ मैं ही असहज था। मैंने एक पल सोचा और फिर शर्मिंदा होकर हाथ हटा लिया, कुछ मायूस सा होकर। मुझे लगा तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए हॉस्पिटल में हेलो नहीं बोला। जरूरत नहीं थी, हम एक दूसरे को नहीं जानते। अभिवादन की जरूरत नहीं। बिंग बिंग ने सिर झुकाए झुकाए बड़ी सफाई से पालक साफ की, जैसे उसे बात करने की कोई इच्छा ही न हो। चुपचाप बैठा रहा। फिर थोड़ी झिझक के साथ मैंने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। पानी पियोगे? प्यास नहीं है। थैंक्स। उसकी आवाज में रूखापन था। उसने साफ मना कर दिया। मैं वहां और जबरदस्ती करने वाला नहीं था, इसलिए चुपचाप बैठकर सोचने लगा कि कहीं हॉस्पिटल में रहने के दौरान मैंने कोई बेवकूफी वाली हरकत तो नहीं कर दी थी। तभी मॉनिटर किचन से निकला। गुचेन, किचन टॉवल खत्म हो गया, एक रोल ला दे। मैं झट से उठा और अलमारी में ढूंढने लगा। यह मकान मालिक का पुराना फर्नीचर था, सालों पुराना। जैसे ही मैंने एक दराज खोली, पूरी अलमारी डगमगा गई। ऊपर रखा फोटो फ्रेम इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक भारी सी आवाज के साथ नीचे गिरने लगा। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बिंग बिंग ने गिरते हुए फ्रेम को रोशनी की उल्टी दिशा से पकड़ लिया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, बस इतना महसूस कर रहा था कि उसके आसपास एक ठंडी सी खामोशी है, जैसे वो खुश नहीं है। थैंक्स। बिंग बिंग ने मेरी बात अनसुनी कर दी। जब मैं फ्रेम के नीचे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो क्या घूर रहा था। वो एक तस्वीर थी जो मैंने चुपके से बिंग बिंग की खींची थी जब वो सो रहा था। पेड़ों से छनकर आती धूप उसके जवान और खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। उस पल मेरे मन में आया कि काश मैं वो फोटो छीनकर निकल जाता। गुचेन, ये मुझे समझाओ। मैं एक पल को चुप रहा, फिर बिना सोचे समझे अपना सिर खुजाने लगा और बिंग बिंग की ठंडी निगाहों के सामने ही मेरे बालों का एक गुच्छा हाथ में आ गया। मैं बेमन से मुस्कुराया। ये कोई एक्स नहीं है, बस एक यादगार है। बिंग बिंग ने मेरे और मेरे दोस्त की कुछ फोटो की तरफ इशारा किया। उसकी ठंडी आवाज थोड़ी कौंपी। इस हिसाब से तो तू लड़कों के साथ भी घूम चुका है। मैंने घबराकर लार निकली। हाँ, सबके साथ घूम चुका हूं। बिंग बिंग की तीखी निगाहें जैसे मुझे जला रही थी। मेरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने नजरें फेर ली, उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। मॉनिटर कुछ कहने के लिए किचन का दरवाजा खोला, लेकिन माहौल की गंभीरता भांपकर चुप हो गया। बिंग बिंग ने गंभीर चेहरे से फ्रेम वापस अपनी जगह रखा, अपनी जैकेट उठाई और जाने लगा। बिंग बिंग, क्या हुआ? मुझे जाना होगा, कुछ काम आ गया है। अरे, गुचेन का तो खाना अभी तैयार भी नहीं हुआ। बिंग बिंग, खाना खा के जाना। बिंग बिंग दरवाजे पर रुका। उसने मेरी तरफ देखा जो चुपचाप खड़ा था, जैसे मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रहा हो, लेकिन मैंने उसे निराश किया। मैं कुछ नहीं बोला।
बिंग बिंग ने एक हल्की सी तल्ख हंसी हंसी। अगर मैं एक ऐसा एक्स हूं जिसे देखकर अच्छा नहीं लगता तो रुकने का क्या फायदा। दरवाजा बंद हुआ और बिंग बिंग चला गया। उसके जाने से माहौल थोड़ा उदास हो गया, लेकिन मॉनिटर के हॉटपॉट ने सब कुछ फिर से खुशनुमा बना दिया। मॉनिटर, क्या बात है, इतने सालों में तुम्हारा हाथ का स्वाद नहीं बदला। मॉनिटर खुश होकर अपनी चाय की प्याली लहराते हुए बोला, गुचेन, तू बुरा मत मान, कभी मैं उसे समझा दूंगा। मॉनिटर की बात तो वो टालेगा नहीं ना। सच में मुझे बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे बिंग बिंग के प्रति एक गिल्टी फीलिंग हो रही थी। मेरे लिए उसके साथ मेरा रिश्ता कभी गहरा होना ही नहीं चाहिए था, और मैं अपनी बीमारी की वजह से उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। हमने बड़े मजे से हॉट पॉट खाया। एक पल को तो लगा जैसे हम एंट्रेंस एग्जाम से पहले के दिनों में लौट आए हों, भविष्य के सपने देख रहे हों और ग्रेजुएशन ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हों। तब बिंग बिंग और मैं डेस्क पार्टनर हुआ करते थे। एग्जाम से एक हफ्ते पहले वो स्टाफ रूम से लौटा और उसने मुझे एक मैप पे मार्कर से घसीटे मारते देखा। उसने पूछा, क्या कर रहा है? मैंने मैप उसकी आंखों के सामने लहराया। पहचाना नहीं? ये राजधानी है। मैप पर लाल मार्कर से 2 गोले बने थे। ये तेरी यूनिवर्सिटी है और ये मेरी। फिर मैंने एक सीधी लाइन खींच दी। 2 बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी एक सीधी रेखा होती है। यही हमारे बीच की दूरी होगी। बिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तू राजधानी आएगा, खुश नहीं है क्या? वो मेरे बगल में बैठ गया और धीरे से बोला, हाँ खुश तो हूं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई। सब बर्बाद। डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स को सलाह दी कि मुझे राजधानी ले जाकर और टेस्ट करवाएं। जिस हालत में चीजें थी उसमें मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पाऊंगा। मैंने बिंग बिंग से घुमा फिरा कर पूछा, अरे अगर मैं एक दिन बहुत बीमार हो जाऊं और राजधानी ना पाऊं तो तू क्या करेगा? बिंग अवाक रह गया। गुचेन, तू बीमार है? अरे नहीं, बुरा मत बोल, बीमार तू है। सवाल का जवाब दे। मुझे बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, बस अपनी चॉइस बदलनी होगी। उसकी बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने अपना मैथ्स का टेस्ट पेपर उसकी तरफ खिसका दिया। ठीक है चल, तू अपना होमवर्क कर, बेवकूफ़। किसे इतनी मैथ्स पसंद है उसे मेडिसिन की सूझती है। एंट्रेंस एग्जाम के आखिरी दिन दोपहर में मेरी नाक से खून बहने लगा। मेरे पेपर पर दाग लग गया। नहीं पता पेपर रद्द हुआ या नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसी रात राजधानी के लिए निकल गया। भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर खड़े होकर मैं बेबसी से रोना चाहता था। राजधानी का वादा मैंने पहले निभा दिया था। फिर निदान के बाद मैं घर वापस सामान बांधने आया और क्लासमेट्स के सामने मैंने बिंग बिंग पर नोटों की गड्डी फेंक दी और हमारे रिश्ते का जल्दबाजी में अंत कर दिया। दूसरी बार एडमिट हुआ तो वही फ्लोर था, लेकिन रूममेट कोई और था। पिछली बार वाला बच्चा इसी महीने की शुरुआत में गुजर गया था। उसे 5 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही इस फ्लोर से उठा लिया गया था। मेरे दोस्त को जब पता चला तो उसकी आंखें लाल हो गईं। वो मुझे आंसू भरी निगाहों से देख रहा था, जबकि मैं गुस्से में एक ऑनलाइन सेलर से बहस कर रहा था। क्या मैं तुझे बैंक लुटेरा लगता हूँ? हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। अगले ही पल मैंने सिर पर मोजे पहने हुए अपनी एक फोटो भेज दी। तो फिर मैं एक टोपी ऑर्डर करूं और तू मुझे मोजे भेज रहा है। जब बिंग बिंग अंदर आया तो मुझे अभी अभी टाओबाओ से रिफंड मिला था। मैं बिजली की रफ्तार से चादर के नीचे घुस गया। बस मेरा पिछवाड़ा बाहर निकला हुआ था। गुचैन। बिंग बिंग की आवाज़ सामान्य थी। गुचैन यहाँ नहीं है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैंने मुंह दबाकर कहा। बिंग बिंग ने मुझे बाहर खींच लिया। मेरे बाल उलझे हुए थे। मैं एक लावारिस कुत्ते की तरह दिख रहा था और मैंने गिल्टी कॉन्शियस होकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत गंभीर था, होंठ भींचे हुए थे। उसके साथ खड़े एक डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिंग बिंग, हमने तुम्हारी दवाओं का प्लान एडजस्ट कर दिया है। हम तुम्हें बताने ही वाले थे, लेकिन अंदर आते ही हमने देख लिया। आगे तो समझ ही गए होंगे। रूम के दूसरे मरीज हंस पड़े। सिर्फ बिंग बिंग नहीं हंसा। लगता है तुम्हें ये सब सुनने का मन नहीं है। मैं कल आता हूँ। नहीं नहीं, महान प्रोफेसर बी, बताइए ना, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। मैंने उसके कोट का किनारा पकड़ लिया। बिंग ने मेरी उंगलियों को देखा, मुंह है खोला और फिर गहरी सांस ली। एक पल के लिए लगा जैसे वो रो पड़ेगा। मैं बहुत बीमार था और ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। बिंग बिंग मेरे बिस्तर के पास खड़ा रहा और बिना किसी भावना के आधे घंटे तक निर्देश देता रहा। वो सही जगह पर रुकता था, लेकिन मैं सब समझ गया। उसने कहा कि वो एक नई दवा आजमाना चाहता है जिसका असर अच्छा है, लेकिन साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। मैं बिस्तर से टेक लगाकर मुस्कुराया। हाँ, मुझे पता है कि ये क्लिनिकल ट्रायल है। पार्टिसिपेंट्स की हमेशा ज़रूरत होती है। मैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया। समाज के लिए मेरा कोई खास योगदान नहीं है। अगर आखिर में सब खराब भी हुआ तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। गुचेन, मैं लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करता। बिंग ने होंठ भींच लिए। वो गंभीर था और ना जाने क्यों उसकी इस बात ने मुझे सुकून दे दिया। नई दवा के साइड इफेक्ट्स बहुत जल्दी दिखने लगे। मैंने सुबह दवा ली और शाम होते होते मैं कमोड से लिपट कर उल्टी कर रहा था, जैसे पेट ही बाहर निकल जाएगा। फिर एसिडिटी और चिड़चिड़ापन शुरू हो गया। मेरा दोस्त जब आराम करने घर चला गया तो मैं व्हील चेयर लेकर अकेले ही हॉस्पिटल के बगीचे में निकल गया। शाम के वक्त हवा के साथ झील में सूरज की रोशनी झिलमिला रही थी। बीच बीच में मैं चीख निकलने देता था। मैंने सिर उठाया तो सामने अचानक एक आदमी खड़ा था। गुचेन, क्या संयोग है, आप यहाँ? ये तो वही डॉक्टर था जो उस दिन बिंग बिंग के साथ था। मैं उसका नाम पूछना भूल गया था, लेकिन उसने जल्दी मेरी उत्सुकता शांत कर दी। उसने हाथ बढ़ाकर अपना परिचय दिया। शेनयान। मैंने उससे हाथ मिलाया। उसकी अनामिका उंगली की अंगूठी मेरी आंखों में चमक गई। मुझे याद आया कि इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का सरनेम शेन था।
तो क्या यही डायरेक्टर का बेटा था, वही जिसकी शादी बिंग बिंग से होने वाली थी? शेनयान मेरे पास खड़ा हो गया और दोस्ताना लहजे में बोला, आप बिंग बिंग से कैसे मिले? मुझे थोड़ा वक्त लगा और फिर समझ आया कि अनिंग बिंग से उसका मतलब बिंग बिंग ही है। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। एक्स और करंट के बीच हमेशा ऐसा ही होता है। हम हाई स्कूल में क्लासमेट थे, बस क्लासमेट। मैं एक पल चुप रहा और फिर दोहराया, सिर्फ क्लासमेट। शेनयान हल्के से हंसा, मैंने तो कुछ और ही सुना है। तुम बिंग बिंग के एक्स बॉयफ्रेंड हो। एंट्रेंस एग्जाम वाले साल तुमने उस पर नोटों की गड्डी फेंकी और उसे छोड़ दिया। उसने ये बात बड़ी रुखाई से कही। लग रहा था जैसे वो अपनी होने वाली मंगेतर का बचाव करने आया है। मुझे चुप देखकर उसने सिर झुकाया और आगे बोला, क्यों? क्योंकि तुम बीमार हो गए थे। क्या तुम इसी बहाने बिंग बिंग को दूर धकेलना चाहते थे? मैं अभी चुप था। हवा हमारे बीच से गुजर रही थी। मैंने शेनयान की ताने भरी हंसी सुनी। कितना बेवकूफ है, तेरी वजह से ही मैं बिंग बिंग से मंगनी कर पाया। मैं सालों से बीमार था, इतना कि मेरा गुस्सा लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन यह सुनकर मैं चुप नहीं रह सका। तो घुटनों के बल बैठकर मेरा शुक्रिया अदा कर और फिर मुझे 5 मिलियन दे दे। शेनयान के पास जवाब नहीं था। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा और झल्ला कर बोला, तू क्या सुनना चाहता है? कि मुझे पछतावा है? शेनयान नाराज होने के बजाय मुस्कुराया। तुम्हें पछतावा नहीं है? हाँ है। मेरे बेशर्मी से भरे जवाब पर शेनयान की आंखें फैल गईं। मैं बिंग बिंग को वापस पाना चाहता हूँ। मैं उसे प्रपोज करूंगा। रो रो कर कहूंगा कि मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। तुझे छोड़ दे और मुझसे शादी कर, लेफ्टिनेंट। मैं अकड़ कर खड़ा हो गया। उम्मीद कर रहा था कि शेनयान घृणा से भरा चेहरा बनाएगा, लेकिन उसने तो बस मेरे कंधे के ऊपर से अजीब नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बिंग बिंग, अगर तेरा एक्स बॉयफ्रेंड तुझे वापस आने को कहे तो क्या तू वापस चली जाएगी? मेरी मुस्कान जहां की तहां जम गई। लगा जैसे मैं किसी अथाह कुएं में गिर गया हूं। मैं मुड़ा तो सामने बिंग बिंग की ठंडी निगाहें मुझ पर टिकी थी। मेरे चेहरे पर खून दौड़ गया। उसकी सफेद कोट पर शाम की सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। उसके गंभीर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कोशिश करके देख लेफ्टिनेंट, मेरी सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई। कहे कि तू अब भी मुझसे प्यार करता है। शाम की रोशनी की एक किरण झील से टकराकर ठीक मेरी आंखों में आ गई। बौखलाहट में मुझे बस उसकी आवाज सुनाई दी जो बहुत दूर से आ रही थी, 10 साल की गूंज लिए हुए। उसने कहा, कोशिश कर सकते हो। जाके कहे कि तू अब भी मुझसे चाहता है। देखता हूं तेरे पास वापस आता हूं कि नहीं। मेरा सिर भनभना रहा था। जब मैंने होश संभाला तो शेनयान बड़ी शान से जा चुका था और बिंग बिंग मेरी तरफ बढ़ता आ रहा था। मेरी व्हील चेयर में बैठे बैठे मेरी टोंगे जैसे शीशे की हो गई। मैंने बिंग बिंग को अपनी चेयर का हैंडल पकड़ने दिया। उस पल मैं जो महसूस कर रहा था उसे समझाना मुश्किल है। शर्म, हीन भावना, झेप, पछतावा। भावनाओं की परत दर परत जमा होकर मेरे गले की एक रुकावट बन गई। बिंग मुझे झील के किनारे घुमाता रहा। हवा के साथ उसका हल्का सवाल आया, कुछ कहना नहीं है? मैंने सिर झुकाकर अपने नाखून चबाने शुरू कर दिए। क्या कहूं? क्या जो तुमने कहा वो सब मजाक था? मैंने सिरों नीचे कर लिया और अपनी टोपी के नीचे घटते बालों के बारे में सोचने लगा। पहले गुस्से में बोल दिया था, अब शर्मिंदा था। उसे वापस आने के लिए कहने का मुझमें कोई हौसला नहीं था। गुचेन। बिंग बिंग अचानक रुक गया। तुम्हें मुझे धोखा देने में मजा आता है? क्या तुम्हारे लिए प्यार इतना सस्ता है? वो गुस्सा था। मैं समझ गया। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था, मैं बस उसे चिढ़ा रहा था। ऐसा दोबारा नहीं होगा। माफ करना, तुम्हें परेशान किया। पहले मैं हमेशा उसके मूड को भांप लेता था और उसके गुस्सा होने से पहले ही माफी मांग लेता था, लेकिन इस बार मैं मुस्कुरा नहीं पाया। ये सच है कि मैं और शेनयान मंगनी करने वाले थे, लेकिन ये उसके पिता का आइडिया था। वो मेरे पास बैठ गया मेरी बराबरी में आने के लिए। आज मैंने ही उसे बुलाया था। ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें मैंने ही उसे कहने को कही थी। उसने मुझे गौर से देखा और मैंने गुस्से और उदासी का एक मिला जुला एहसास महसूस किया। मैं तो खुद ही बर्बाद हूँ, मरने वाला आदमी, और ऊपर से ये सब सता रहे हैं। तो बधाई हो। मेरा लहजा कड़वा और चुभने वाला था। अगर मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा होता तो तुम डायरेक्टर की अच्छी बहू नहीं बनती। इसलिए तो मैं कहता हूं कि तुम पूरी बेवकूफ हो। बिंग बिंग, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। मेरी तबीयत खराब है, उल्टी आ रही है, मेरी आंखें लाल हो गईं और आंसू छलक पड़े। मैं उस दिन के लिए माफी मांगता हूं। मुझे तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मुझे सबके सामने तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था। ये मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? बिंग ने मेरे कंधों को जोर से पकड़ा, सिर झुकाया और एक गहरी सांस ली। फिर उसने मुझे फिर से देखा। तुम्हें लगता है मुझे उसकी परवाह है? उसकी आंखें लाल थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी कोट के कॉलर तक ले गया। मैं यहां तक पहुंच गया हूं। गुचेन, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुमने मुझे अपमानित किया? क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता कि तुमने मुझसे क्यों ब्रेकअप किया? बिंग बिंग, जिसे मैथ्स पसंद था, वो डॉक्टर बन गया। उसने अपनी पसंद को छोड़ दिया। वो अब मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो लबालब भरी थी। मैंने इतने साल तुम तक पहुंचने के लिए तकलीफें झेली हैं। तुम मुझे अकेला छोड़ने को क्यों कह रहे हो? मैं दूर क्यों चला जाऊं? मैं अवाक रह गया। क्लिनिकल ट्रायल का वो नोटिस मैंने ही मॉनिटर के जरिए तुम्हें भिजवाया था। मुझे पता था तुम आओगे। मेरा सिर चकरा गया। मैंने तो सिर्फ मॉनिटर को बताया था और उसे राज रखने को कहा था। जरूर उसने बिंग बिंग को बता दिया होगा। हवा और तेज चलने लगी। दूर से एक नर्स मुझे वापस बुला रही थी। तुम बीमार हो गुचेन। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन तुम कभी भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। वापस आने के बाद
मैं बिस्तर पर बिना कुछ सोचे समझे पड़ा रहा। मेरे दोस्त ने मेरे सामने हाथ लहराया। क्या हुआ? इतना खोया खोया क्यों है? बिंग बिंग ने मेडिसिन पढ़ी है, अब मुझे पता चल गया। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हाँ। मेरी लाल आंखें देखकर मेरे दोस्त का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। तुझे लगता है उसने उस रात के लिए मेडिसिन पढ़ी? जब मेरा दोस्त घर चला गया तो मैंने मॉनिटर को फ़ोन लगाया। गुचेन। हाँ, बिंग बिंग के बारे में ही बात करनी है। मॉनिटर चुप हो गया। गुचेन, मुझे माफ़ करना, मैंने बिंग बिंग को तेरे बारे में बता दिया। मुझे पता है। मैंने सिर घुटनों में छुपा लिया और एक आह भरी। मैं जानता हूँ कि ये गलत था, लेकिन तू बहुत जल्दी चला गया। तूने उस पर नोटों की गड्डी फेंकी और गायब हो गया। बिंग मेरे घर पूरे एक हफ्ते तक इंतजार करता रहा। यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस वालों को भी पता चल गया था। मेरे घर वालों को लगा कि मेरे एग्जाम अच्छे गए हैं और वो जश्न मनाने ही वाले थे। और सबसे बुरी बात, 7 दिनों में उसका 5 किलो वजन कम हो गया। अगर तूने उसे देखा होता तो तू उससे ये सब छुपा नहीं पाता। बाद में मुझे पता चला कि उसने अपनी चॉइस बदल दी थी। मैं तुझे कैसे बताऊं? मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे डर था कि तू मुझे दोष देगा, इसलिए हिम्मत नहीं हुई बताने की। गुचेन, गुचेन, तू सुन रहा है? मैंने आंसू पोंछे और हल्की आवाज़ में कहा। हाँ, सुन रहा हूँ। तुझे दोष नहीं देता, परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अरे, कोई परेशानी नहीं है, तुम दोनों आपस में अच्छे से बात कर लो। मैंने फ़ोन रख दिया और कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने फ़ोन दबा लिया। मेरा सीना भारी हो गया। कमरे के अंधेरे में मेरे दबे दबे रोने की आवाज़ गूंज उठी। मुझे लगा जैसे मैं एक गधा हूँ जो ये सोचकर खुश था कि मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया, सबसे छुपा लिया, जबकि सबसे ज़रूरी इंसान को शुरू से सब पता था। अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिखी। दरवाज़ा खुला। बिंग बिंग दरवाजे पर खड़ा था और हम एक दूसरे को घूर रहे थे। वो सख्त हो गया और फिर तेज़ी से मेरे पास आया। क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। अचानक मैं फूट फूट कर रोने लगा। तूने अपनी चॉइस क्यों बदली? बेवकूफ़, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। क्या तू नहीं समझता? बिंग बिंग एक पल को ठिठका और फिर उसके चेहरे के भाव ढीले पड़ गए। उसने चुपचाप होंठ भींच लिए और मेरे कई घूंसे चुपचाप सह लिए। वो बहुत धैर्यवान बना हुआ था। तूने मॉनिटर को फ़ोन किया था? मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने हामी में सिर हिलाया। तो फिर सब ठीक है क्या? हाँ, अब सब ठीक है। बिंग बिंग झुका और नीचे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? क्या हम अलग होना बंद कर सकते हैं? मेरा शरीर सहज रूप से पीछे हटा, लेकिन उसने मेरे कंधे पकड़ लिए। उसने आवाज़ ऊंची की और मुझे उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। मैं जानता हूँ तू किस बात से डरता है। उसने हाथ उठाया, जैसे कसम खा रहा हो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। उसके होंठ कांप रहे थे और आवाज़ भी। वो एक पल रुका, जैसे उस शब्द कहने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन आखिरकार बोल ही दिया। अगर एक दिन मौत भी सामने आ खड़ी हो तो भी मैं, बिंग बिंग, कसम खाता हूँ कि मैं गुचेन के लिए अपनी ज़िंदगी को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए क्या अब तू मुझसे कह सकता है कि तू मुझसे प्यार करता है? आधी खुली खिड़की से आती हवा मेरे गीले गालों को ठंडक दे रही थी। मैं एक थके हुए पंछी की तरह था जो 10 सालों से अकेला उड़ रहा था। लगातार पंख फड़फड़ा रहा था ताकि खुश रह सकूं, मजबूत बना रहूं और बीमारी से लड़ता रहूं। लेकिन मैं डरता भी था, मैं निराश हो जाता था, दुनिया की बेइंसाफी पर रोता था और अपनी बदकिस्मती से नफरत करता था। मुझे बैठने के लिए कोई जंगल नहीं मिल रहा था। जैसे ही मैं थोड़ा ढीला पड़ता, मैं नकारात्मक भावनाओं के गर्त में गिर जाता। मैं इतना थक चुका था कि बिंग बिंग पर टिक जाना चाहता था, चाहे सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, ताकि इस थके हुए पंछी को आराम करने की जगह मिल जाए। फिर जब सूरज निकलेगा, मैं फिर से पंख फैलाकर मौत की तरफ उड़ता रहूंगा। मैंने बिंग बिंग को गले लगा लिया और सिर झुकाकर रोता रहा। कीमो का दूसरा राउंड खत्म हुआ। मेरा वजन अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया और मुसीबतों की तो जैसे कमी ही नहीं थी। मकान मालिक का फ़ोन आया कि उसके बेटे की शादी है और वो मुझे और किराए पर नहीं देगा। वो मुझे डबल कंपनसेशन देगा, लेकिन मुझे 2 दिन में दूसरी जगह ढूंढनी होगी। जब मैं मकान मालिक से बहस कर रहा था, बिंग बिंग मेरे बगल में बैठा माथे पर बल डाल रहा था। क्या मैं उससे बात करूं? मैंने फ़ोन रख दिया। ज़रूरत नहीं है, कंपनसेशन अच्छा है। उस पैसे से मैं दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। इतने सालों से इलाज के लिए इधर उधर भटकते भटकते बिना किसी ठिकाने के मुझे आदत हो गई थी। मेरे साथ रहने आ जाओ। बिंग बिंग ने नज़रें फेर ली। हॉस्पिटल के पास है, चेकअप की आसानी होगी। मैं, जो आमतौर पर बहुत खुला रहता हूँ, अवाक रह गया। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, कोई परेशानी नहीं। और इस तरह बिना ज़्यादा कुछ कहे सुने मैं उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। इलाका काफ़ी अच्छा था, हॉस्पिटल के पास। बिंग को काम पर जाना था, उसने मुझे पासवर्ड दे दिया। सामान हॉल में रख देना, रात को मैं आकर व्यवस्थित कर दूंगा। मैं घर के बीचों बीच खड़ा रह गया और सिर खुजलाने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिंग बिंग के साथ रहूंगा। पहली बार उसकी निजी जगह में था। मैं बड़े ध्यान से जा रहा था, कुछ भी छूने या देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं कहीं भी सो सकता हूँ। वो काम में बहुत व्यस्त था और उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं दाहिने तरफ के कमरे में गया। अलमारी उसके कपड़ों से भरी थी। ये तो मास्टर बेडरूम था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और दूसरा दरवाज़ा खोला। वहाँ मैंने अपना सूटकेस रख दिया। रात हुई। मैंने खाना बनाया और टेबल लगा दी। मैं टेबल पर बैठा बैठा उसका इंतजार करते करते सो गया। जब बिंग बिंग ने दरवाज़ा खोला तो वो टेबल पर सिर टिकाए ऊँग रहा था। उसकी विग टेढ़ी होकर गिरने को थी। जब वो मेरे पास आया तो मैं चौंक कर जाग गया। तुम वापस आ गए? पता नहीं मेरा वहम था सच में।
बिंग मुझे हॉस्पिटल से ज़्यादा प्यार से देख रहा था। मैं जल्दी से उठा और अपनी विग ठीक की। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। बिंग ने नज़रें फेर ली और धीरे से बोला, ठीक है, मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ, अगली बार मेरा इंतज़ार मत करना। फेल। मैं तेज़ी से गेस्ट रूम में घुस गया। मैंने आईने में अपनी विग चेक की, पछतावे से भरा हुआ। ये मेरी फेवरेट थी और शायद अभी गिर गई थी। कहीं बिंग ने मेरा सिर तो नहीं देख लिया। मैंने दांत पीस कर विग उतार दी और उदास चेहरे से आह भरी। बचपन से मैं खुद को हैंडसम मानता था और बीमारी के दोबारा होने से पहले मेरे बाल घने और काले थे। लेकिन अब आईने में जो दिख रहा था वो थे कम होते बाल, और मैं एक झूठी मुस्कान भी नहीं ला पा रहा था। कितनी बुरी हालत थी। अभी तो कीमो का दूसरा सेशन ही था। कुछ और सेशन के बाद तो मुझे पूरा सिर मुंडवाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद बिंग बिंग ने मेरा दरवाजा खटखटाया। बाथरूम में टॉयलेटरीज रखी हैं, क्या तू नहा धोकर आएगा? मैंने फौरन लाइट बंद की और बिस्तर में घुस गया। नहीं, मैं सो रहा हूँ। बाहर से बिंग की कोई और आवाज़ नहीं आई। वो कुछ देर दरवाजे पर रुका और फिर चला गया। मैंने देर रात तक इंतजार किया। जब बाहर की आखिरी लाइट बंद हुई तब मैं बिस्तर से कूदा, चुपके से दरवाजा खोला और बाथरूम की तरफ बढ़ा। तभी मैंने हॉल से आती एक हल्की रोशनी देखी। बिंग बिंग सोफे पर बैठा था। उसके चारों तरफ कागज बिखरे थे और एक छोटा सा लैंप उसके चेहरे को रोशन कर रहा था। बिंग ने मुझे आसानी से देख लिया, जो चुपके से जा रहा था और बिना विग के था। मैं ठिठक गया, समझ नहीं पाया कि दरवाजा बंद करके नाटक करूं या ऐसे ही नहाने चला जाऊं। बिंग ने कागज रखे, उठा और मेरे पास आया। मैं अभी अभी उठाऊं, मैं नहाने जा रहा हूं, हिलना मत। बिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जिससे मैं अपना सिर छुपा रहा था। उसने मुझे दीवार से लगा दिया और फिर मैंने अपने चेहरे पर उसकी गर्म और नम सांसों को महसूस किया। उसने मुझे चूम लिया। मेरा पूरा शरीर कौंध गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। उसका शरीर रोशनी की एकमात्र किरण को रोके हुए था। अंधेरे में सुनने की शक्ति और तेज हो गई थी। हमारी सांसें होठों से होठ मिले हुए आपस में मिल रही थी। मैंने उसकी कमीज का मेरे कम होते बालों से छूने की आवाज़ सुनी। ये चुम्बन बहुत देर तक चला, इतना लंबा कि मेरी सांस फूलने लगी। मैंने सहज रूप से सिर नीचे कर लिया, लेकिन यह सोचकर कि मेरा सिर बिंग बिंग की नज़रों के सामने आ जाएगा। मैंने फिर से सिर उठा लिया। कौन तुझसे बच रहा है, नार्सिसिस्ट? बिंग ने मेरे बालों को सहलाया। उसकी पुतलियों में मेरा अक्स दिख रहा था। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है, इस तरह बिना विग के। उसने मेरी नाक से अपनी नाक रगड़ी और फुसफुसाया। मैं कब से तुझे चूमना चाहता था, लेकिन तुझे विग को लेकर इतना नर्वस देखता था कि हिम्मत नहीं होती थी। मैंने सिर घुमा लिया और हार कर बोला, मत देख, बहुत भद्दा लग रहा हूँ, बहुत हैंडसम लग रहा है। बिंग बिंग ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाथरूम में ले गया। मैं तुझसे पहले भी कुछ कहना चाहता था। उसने लाइट जलाई। वॉश बेसिन पर सब कुछ साफ दिख रहा था। एक प्रमुख जगह पर एक इलेक्ट्रिक शेवर रखी थी। क्या तुझे सिर मुंडवाना आता है? मैंने अपने होंठ चबाए। मैं अभी सिर नहीं मुंडवाना चाहता, कम से कम अभी तो कुछ बचे हैं। बिंग ने मुझे मशीन थमा दी। मेरा मतलब है कि तू मेरा सिर मूंड। तू पागल है क्या? मैंने उसके घने और खूबसूरत बालों को देखा और माथा सिकोड़ लिया। मैं खुद को बिंग बिंग को गंजा होने की कल्पना करने से रोक नहीं पाया। वो बुरी तो नहीं लगेगी, लेकिन अजीब जरूर लगेगा। बिंग बिंग बिना कुछ कहे एक छोटा स्टूल ले आया। मैं बहुत जवान हूं, मैं चाहता हूं कि तू मेरा सिर मूंड दे ताकि मरीजों को विश्वास हो सके। मशीन जो प्लग में लगी थी भनभना रही थी। मेरा गला रूंध गया। मैंने आंसू रोके रखे। मैं नहीं चाहता, मैं जानता था कि वो ये मेरे साथ देने के लिए कर रहा है। बिंग मुस्कुराया। उसने मेरी कलाई पकड़ी और कहा, डरो मत, चलो। उसका हाथ मजबूत था। भनभनाहट के साथ बिंग बिंग के बाल फर्श पर गिरने लगे। उसने जरा भी परवाह नहीं की। उसने एक भी बाल नहीं छोड़ा। मैंने उसे आईने में देखा और होंठ भींच लिए। मैं जो चाहता था उसके बिल्कुल उलट था। तुम ज्यादा जवान लग रहे हो, जैसे कोई नया इंटर्न। उसने मशीन एक तरफ रखी, उठा, मेरी लाल आंखें देखी, सिर झुकाया और मुझे हल्के से चूम लिया। तेरे साथ हमेशा रहने के लिए गंजा हो जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं तेरा सिर मूंडूंगा तो तू मुझसे नफरत नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू पहले ही मेरा सिर मूंड चुका है। मैं आंसुओं के बीच ऐसे बिना नहीं रह सका। मैं फिर भी तुझसे नफरत करूंगा। आईने में हम दोनों के चेहरे दिख रहे थे, एक रोता हुआ और अजीब तरह से हंसता हुआ, दूसरा मुस्कुराता हुआ। उसकी आंखों में प्यार भरा था। वो मुझसे टिक कर बोला, अच्छा तो फिर मुझ पर गुस्सा निकाल लेना, मैं तेरी सारी शिकायतें सह लूंगा। बाद में जब मैंने अपने लिए विग खरीदी तो मैंने बिंग बिंग के लिए भी एक खरीद ली, क्योंकि कई मौकों पर उसके स्टूडेंट्स उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते थे। मुझे लगता है कि इससे एक टीचर के रूप में उसकी अथॉरिटी पर असर पड़ता था। बिंग बिंग ने खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद से हम सिर्फ घर पर ही अपनी विग उतारते थे। कई महीने बीत गए, इलाज खत्म हुआ, बीमारी स्थिर हो गई और अब और नहीं बिगड़ रही थी। क्लास के मॉनिटर ने जश्न मनाने के लिए एक और छोटी सी पार्टी रखी। गुचेन, तेरी तबीयत कैसी है? इस बार मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। ये पार्टी तेरे ठीक होने की खुशी में है, ताकि कोई अजीब स्थिति ना बने। जब मैं जवाब दे रहा था, मेरा फोन स्पीकर पर था। बिंग बिंग बल्ब ठीक कर रहा था। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और जोर से बोला, गुचेन और मैं आएंगे। मॉनिटर काफी देर तक खांसता रहा और फिर चिल्लाया, बिंग बिंग तुम भी वहां हो? हम वापस आ गए हैं। फोन से मॉनिटर के ग्लास गिरने की आवाज आई। बिंग स्टूल से उतरा और फोन उठाया। शनिवार को मैं फ्री हूं, जब जगह तय हो जाए तो गुचेन को बता देना। उसने फोन रख दिया और मैंने जल्दी से पूछा, तुम शुक्रवार रात काम करते हो? बेहतर होगा हम न जाएं। बेहतर होगा हम न जाएं। मॉनिटर के पास सिर्फ दोपहर का वक्त है, हम नहीं जा रहे।
10 साल पहले वाली एलुमनाई मीटिंग में न तू गया और न मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। मैंने उसकी वेस्ट पीठ देखी, मैं मुड़ा और अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर मैं एक अच्छी सी विक चुनने जाऊंगा। हाँ, और मेरे लिए भी एक चुन लाना। इस पार्टी का माहौल पिछली बार से काफी बेहतर था। सब खुश थे, जैसे पुराने दोस्तों का सचमुच का मिलन हो रहा हो। जैसे ही हम अंदर आए, गुचेन और मुझे प्राइवेट रूम के अंदर ले जाया गया और दोस्तों के घेरे ने हमें घेर लिया। तुम दोनों वापस कब आए? पहला कदम किसने उठाया? पिछली बार क्या हुआ था? क्या तुम लोग झगड़ पड़े थे? मैं शर्म से लाल हो गया, समझ नहीं पा रहा था कि कहां से शुरू करूं। बिंग ने बड़े शांत भाव से एक एक करके जवाब दिए। हम कुछ महीने पहले वापस आए, पहला कदम मैंने उठाया था। पिछली बार मेरी गलती थी, मैं गुस्से में था। सबने समझ गए वाले भाव बनाए और पुरानी बातें छेड़ने लगे। सबसे पहले मुझे पता चला था कि गुचेन को बिंग बिंग पसंद है। उसने खुद मुझे बताया था। अरे हाँ, तू मुझसे ज्यादा होशियार कैसे हो सकता है? मैंने उसे बिंग बिंग की डेस्क में लव लेटर रखते हुए पकड़ा था। मैंने गुचेन को बिंग की फोटो चूमते देखा था। अरे वो तब की बात है जब हम पहली बार में थे। कोर्स के नोटिस बोर्ड पर बिंग बिंग की फोटो लगी थी जो फर्स्ट आई थी, और गुचेन ने छुपकर उसे चूम लिया था। मैं टमाटर की तरह लाल हो गया। बिंग बिंग की गहरी निगाहों के नीचे मैं जमीन में गड़ जाना चाहता था। वो मेरे कान के पास आया और फुसफुसाया, तूने मेरी फोटो चूमी? उसकी गर्म और नम सैंसों से गुदगुदी हो रही थी। मैं झट से दूर हट गया। हाँ, चूमी थी तो क्या? बिंग बिंग बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। बातचीत जल्द ही उसकी तरफ मुड़ गई। बिंग बिंग, तुम्हारा परिवार शिफ्ट हो गया है। पिछले साल जब मैं छुट्टियों में घर गया था तो तुम्हारे घर पर कोई नहीं था। मुझे नहीं पता, मैं कई सालों से वापस नहीं गया। वो आगे नहीं बोला और दोस्तों ने भी जोर नहीं डाला। सिर्फ मैंने ही महसूस किया कि बिंग बिंग का मूड ठीक नहीं था। इससे पहले कि मैं और पूछता, मॉनिटर ने नशे में धुत होकर मुझे एक नए गेम में खींच लिया। ट्रूथ और डेयर। अचानक से माहौल में जोश भर गया। आखिरकार सब मुकाबला कर रहे थे और इतने सालों में कई जोड़े बन गए थे। मैं एक तरफ बैठकर तमाशा देखना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे बोतल बार बार मेरी और बिंग बिंग की तरफ घूम जाती। पहली बार बिंग बिंग पर रुकी। मॉनिटर ने उसे कार्ड्स दिए। बिंग ने एक उठाया। सब गपशप करने के अंदाज में पास आ गए। तुम्हारे कितने रिलेशनशिप रहे? सबसे इंटेंस कौन सा था? मैंने भी उत्सुकता से बिंग बिंग की तरफ देखा। उसने मुझे गौर से देखा और जवाब दिया, एक गुचेन के साथ। मेरा दिल जोर से धड़का, जैसे उसकी बातों का जवाब दे रहा हो। दूसरी बार बोतल मुझ पर रुकी। तुम सबसे ज्यादा कब रोए थे? कोई खेंखार कर बोला। बेहतर होगा ये छोड़ दें, गुचेन को अभी अभी तो। सबने सिर हिलाया, ये मानते हुए कि सबसे बुरा वक्त वो था जब मुझे बीमारी का पता चला। मैंने बिंग बिंग का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, पहले कीमो सेशन में जब मुझे अपने बैग में बिंग बिंग का सुसाइड नोट मिला, क्योंकि उस सबसे बुरे वक्त में जिस इंसान से मैं प्यार करता था वो मेरे पास नहीं था। बिंग बिंग ने मेरा हाथ दबा दिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुड़ी। गेम चलता रहा। बाकी बार बोतल दूसरों पर रुकी। मुझे कई दिलचस्प गपशप पता चली। कभी कभी बिंग बिंग पर भी बोतल रुकी, लेकिन सवाल मामूली होते थे। बिंग बिंग ने जवाब देने के बजाय पीना पसंद किया। पलक झपकते ही आधी रात हो गई। आखिरी राउंड बिंग बिंग के नाम रहा। क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम लंबे समय से करना चाहते हो? मॉनिटर ने उसे ड्रिंक ऑफर की। बिंग ने नहीं ली। गुचेन से शादी करना। ऊँगता हुआ माहौल फिर से जोश से भर गया। सबके शोर के बीच मैंने अविश्वास से उसे देखा। आज रात से पहले मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बिंग बिंग से शादी करूंगा। मॉनिटर नशे में धुत था, उसे कोई रोक नहीं सकता था। चलो जश्न मनाते हैं कि जोड़ी 10 साल की आजमाइश के बाद मिल गई। मॉनिटर, तुम जल्दी में हो, ये तो शादी के लिए रखो। मुझे लगता है इन्हें एमसी की जरूरत नहीं, तुम ही कर दो। सब जोर से हंस पड़े। एक एक करके टैक्सियों के जाने के साथ रात की रौनक बिखर गई। मॉनिटर ने आंखें मली, मेरे और गुचेन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, खुश रहो, मैं शादी का इंतजार करूंगा। मॉनिटर को जाते हुए देखकर मैंने अचानक खुद को शादी में देखा, जहां वो एमसी बनकर माहौल बना रहा था। मैंने बिंग का हाथ हिचकिचाते हुए हिलाया। तेरे मम्मी पापा को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? उनकी चिंता मत कर। उसने थोड़ी पी रखी थी और कुछ ज्यादा ही खुल गया था। घर पर बिना कुछ कहे उसने मुझे गले लगाया और मास्टर बेडरूम में ले गया। बिंग, रुको। वो नहीं रुका। उसने मुझे फिर से चूमा और मेरी सारी शंकाएं दूर कर दी। धीरे धीरे मैंने विरोध करना छोड़ दिया। मैंने खुद को एक अवर्णनीय भावना के हवाले कर दिया, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए। वो रात बहुत लंबी नहीं चली। मैं बिस्तर पर सोया पड़ा था। नींद में मैंने बिंग बिंग को फोन पर बात करते सुना। उसकी आवाज तीखी और ठंडी दरवाजे की दरार से छनकर आ रही थी, और उसमें एक ऐसी दुश्मनी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं बिस्तर से उठा, ध्यान से दरवाजा खोला और उसे कहते सुना, माँ, मैं तुम्हें साफ साफ बता चुका हूं, ये मेरा मामला है, दखल मत दो। मैंने दरवाजे का हैंडल जोर से पकड़ लिया। मेरी हथेलियां पसीने से तर थीं। मुझे पता था कि मुझे छुपकर नहीं सुनना चाहिए, लेकिन जैसे मेरे पैरों ने मेरा कहा नहीं माना, मैं हॉल के कोने में जा छुपा। मैं दखल नहीं दे रही, लेकिन क्या मैं तुझे देखना चाहती हूँ? एक ऐसे आदमी से शादी करते हुए जो किसी भी वक्त मर सकता है। इतनी मेहनत से तू इस मुकाम तक पहुंची है, किस लिए? और तुम्हें क्या लगता है मैं इस मुकाम तक किसकी वजह से पहुंची हूँ? उसकी माँ चुप हो गई। अगर गुचेन नहीं होता तो आज की बिंग बिंग नहीं होती, और बाय परिवार के पास इतनी समर्पित डॉक्टर नहीं होती जो तुम्हारे चेकअप तक करवाती है। ये तो उसका फर्ज है। जब तुमने पैसे के लिए चुपके से मेरी यूनिवर्सिटी चॉइस बदल दी ताकि मैं यहीं रहूं, तब तुमने भविष्य के बारे में नहीं सोचा था। उसके माता पिता खामोश रहे। बिंग बिंग ने चेतावनी दी, अगर तुम्हें मेरी थोड़ी भी परवाह है
तो गुचेन से इज्जत से पेश आना। अगर तुमने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मुझ पर भरोसा मत करना। उसने जोर से फोन टेबल पर रख दिया। तभी मुझे छींक आ गई और बिंग बिंग ने मुझे देख लिया। वो उठा, कोने में घूम कर आया और सीधे मुझे देखा जो छुपकर सुन रहा था। उसका गुस्सा हार में बदल गया। उसने आह भरी, नंगे पांव, ठंड नहीं लग रही? मैंने सिर खुजाया। मैं पानी पीने निकला था। वापस जा, मैं भाग का हूं। मैं भागकर वापस आ गया। जब बिंग पानी लेकर आया तो मैंने खुद को रजाई से ढक लिया था, बस आंखें बाहर निकली हुई थी। शायद अपने माता पिता से बहस की वजह से वो ठंडा और अगम में लग रहा था। मैं रजाई में ही उठ बैठा। जो तुमने पहले कहा वो सच था कि उन्होंने मेरी चॉइस बदल दी थी। हाँ, अगर उस दोपहर में सिस्टम में चॉइस बदलने नहीं गया होता तो शायद मुझे एडमिशन लेटर मिलने तक पता नहीं चलता। इसलिए मेरी चॉइस बदलने के लिए खुद को दोषी मत समझना। तुम्हारे बिना मैं वो नहीं होता जो आज हूं। अंधेरे में मैं और पास आया और बिंग बिंग को गले लगा लिया। मेडिसिन पढ़ना मुश्किल है। नहीं, बिंग ने धीरे धीरे मेरी पीठ से लाई। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मिलना और फिर मिलना ये सब किस्मत का खेल है। क्या तुम भी ऐसा मानते हो? बिंग बिंग ने मुझे गौर से देखा और विश्वास से बोला, हाँ, चाहे कितने भी साल बीत जाएं, बिंग बिंग और गुचेन हमेशा साथ रहेंगे। बस वक्त की बात है। उस दिन के बाद मैंने बिंग बिंग से शादी के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। बिंग बिंग ने मुझे पूरे यकीन के साथ बताया कि मेरी बीमारी की सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा है और इससे मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर बहुत कम असर पड़ता है। अगर ये दोबारा नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा संभावना यही है कि तुम बूढ़े हो जाओगे। इसलिए हमने शादी की तारीख 6 महीने बाद तय कर दी। मैं इस समय का इस्तेमाल अपने बाल बढ़ाने में करूंगा। इस तरह कम से कम शादी में हम दोनों गंजे तो नहीं होंगे। 6 महीने पलक झपकते ही बीत गए। मैं फिर से ऊर्जा से भरपूर था। मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया था और बाल भी ज्यादा हो गए थे। दूर से मेरा चेहरा गुलाबी और सेहतमंद लगता था। उस दिन मैंने अपने माता पिता को फोन किया। आखिरी कॉल को 9 महीने हो चुके थे। गुचेन, राजधानी में कैसा है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बीमारी काफी स्थिर है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा है, इतने दिनों से कोई खबर नहीं थी। तेरे पिता और मैं तुझे देखने आने वाले थे। अगर तेरे भाई के सेकेंडरी एग्जाम नहीं होते तो हम आ चुके होते। मेरे बीमार होने के कुछ समय बाद ही मेरे माता पिता ने मेरे भाई को जन्म दिया और उनका सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया। मैं उनसे कोई शिकायत नहीं रखता। एक बेटा जो कभी भी मर सकता था, वो एक दूसरे स्वस्थ, अच्छे नंबर लाने वाले और अच्छे स्वभाव वाले बेटे से मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा मेरे भाई के जन्म से पहले उन्होंने मेरे इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया था। उनके फोन रखने से पहले मैंने कहा, माँ, मैं शादी कर रहा हूँ। शादी? कोई है जो तुझसे शादी करना चाहता है? उसने बिना सोचे कहा। उसकी आवाज में हैरानी छुपी नहीं थी। हाँ, बिंग बिंग, तुम उसे जानती हो। वो अब राजधानी में है। वो ब्लड डिसीज का स्पेशलिस्ट है। बहुत अच्छा। तेरे पिता और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये जानकर सुकून मिला कि कोई तेरा ख्याल रखेगा। शादी कब है? कहाँ हो रही है? अरे रुक, तेरे भाई ने कुत्ते का खाना गिरा दिया। बाकी बातें फिर कभी करेंगे। मैंने फोन कटने का स्वर सुना और अपने मन की बात कहने की इच्छा अधूरी रह गई कि तुम लोग उसके माता पिता से मिल लो। बिंग बिंग ने मेरा हाथ दबाया। क्या कहा उन्होंने? मैंने खोए हुए से सिर उठाया और बिना किसी भाव के जवाब दिया। उन्होंने एक कुत्ता पाल लिया है। किसी ने मुझे नहीं बताया कि पहले मेरे माता पिता पूरा दिन मेरे साथ बिताते थे, फिर मेरे भाई के जन्म तक। फिर वो बारी बारी से मुझे डॉक्टर के पास ले जाने लगे, जब तक कि मैं अकेले जाने नहीं लगा। साप्ताहिक कॉल, मासिक कॉल, छमाही कॉल, आज तक कि बिना बताए उन्होंने एक कुत्ता पाल लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस करूं। बिंग बिंग सब समझ गया। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। शादी हमारा मामला है, हम दोनों मिलकर तय करेंगे, ठीक है? हाँ। आखिरकार शादी राजधानी में ही हुई। कोई बड़ा समारोह नहीं था। बस रजिस्ट्री साइन करने के बाद हमने अपने दोस्तों और सहपाठियों को डिनर पर बुलाया। मॉनिटर, जो फिर से नशे में धुत था, रोने लगा और उसने जिद पकड़ ली कि वो समारोह का संचालन करेगा। उसे कोई रोक नहीं पाया। उस रात का माहौल बहुत अच्छा था। उसके एमसी बनने से गुचेन और मेरी एक छोटी सी शादी हमारे दोस्तों की सच्ची शुभकामनाओं के साथ संपन्न हुई। मेरे बचपन के दोस्त ने बिंग की आस्तीन पकड़ ली और उससे कसम खाने को कहा कि वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। सब हंसी मजाक में लग गए। अगले दिन गुचेन और मैंने अपना हनीमून शुरू किया। हमने तय किया कि जहां भी जाएंगे ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाएंगे और उन्हें घर के फोटो वॉल पर चिपका देंगे। अगले कई सालों में हमने उत्तर और दक्षिण का सफर किया। पहाड़, नदियां, रेगिस्तान और बर्फीली चोटियां, सब कुछ हमारी तस्वीरों का नजारा बन गया। वो युवा जोड़ा धीरे धीरे परिपक्व होता गया और आखिरकार एक असीम गर्मजोशी में मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। खैर, असल में मैं तो बस डॉक्टर का इंतजार करते करते सो गया था। हमारी शादी को 20 साल बीत चुके थे। मैं अपनी सेहत का अच्छा होने का प्रमाण देती मेडिकल रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। मैंने बिंग बिंग को कार के पास मेरा इंतजार करते देखा और एक दुआ मांगी कि मैं अगले 20 साल तक उसके साथ स्वस्थ और सुरक्षित रह सकूं। जब गुचेन का निधन हुआ तब वो एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बड़ी जीवंतता से जिया। 69 साल की उम्र में बीमारी फिर से लौट आई और वो कीमो के तीसरे सेशन से उबर नहीं पाया। उसका निधन हो गया। बिंग बिंग तब तक चिकित्सा जगत में एक मान्यता प्राप्त विद्वान बन चुकी थी। बहुत से लोग उसे सांत्वना देने आए। उन्होंने कहा कि बूढ़ा 69 साल जिया, ये एक बड़ी उम्र है कि 18 साल में उसे ल्यूकेमिया हुआ और वो 69 तक पहुंचा। ये तो उसकी जीत है। यहां तक कि गुचेन ने मरने से पहले बिंग बिंग का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं 69 तक पहुंच गया। तुझे मानना पड़ेगा कि मैं एक फिनोमिना हूं। जब मैं चला जाऊं
तो मेरी केस हिस्ट्री उठाकर एक आर्टिकल लिख देना और अपने खाली समय में दूसरे बूढ़ों के साथ पार्क में डांस करने चली जाना। इतने साल मेरे साथ क्या तू थकी नहीं? बिंग बिंग ने बस चुपचाप उसका हाथ पकड़े रखा। तब तक चिकित्सा विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन वो इलाज एक 69 साल के आदमी के लिए अभी बहुत आक्रामक थे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बिंग बिंग और गुचेन का साझा निर्णय था। इसलिए जब वो घड़ी आई तो बिंग बिंग काफी शांत दिखी। उसने गुचेन का अंतिम संस्कार शांति से किया और वापस खाली घर लौट आई। वो गुचेन के साथ 40 से ज्यादा साल रही थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे। पुराना घर अचानक सूना हो गया था और उसे आदत डालने में वक्त लगा। बिंग बिंग ने गुचेन के कपड़े नहीं समेटे। वो अब भी अलमारी में लटके थे। टूथब्रश वॉश बेसिन पर था और बालकनी में वो पौधा जिसे जिंदा रखना इतना मुश्किल था, वो अब भी उसे पानी देती रही। फोटो वॉल 28 साल की उम्र में उनके पहले हनीमून से लेकर 68 साल की उम्र तक उनके शो के बगीचे में दोनों की फोटो के साथ खचाखच भरी थी। हजारों तस्वीरें दीवार पर स्थिर चिपकी हुई थी। बिंग बिंग कभी कभी चुपचाप सोफे पर बैठ जाती, खोई खोई सी दीवार को देखती रहती, और जब खाने का वक्त होता तो बाहर जाकर खरीदारी करती और वापस आकर खाना बनाती। शुरू में उसके स्टूडेंट्स उसकी चिंता करते थे और अक्सर उससे मिलने आते थे, इस डर से कि कहीं उनकी प्रोफेसर इस सदमे से उबर ना पाए। लेकिन करीब आधे साल तक बिंग बिंग ने अपनी सामान्य जिंदगी जारी रखी। घर बेदाग रहता था और उसने एक किताब लिखी। उसमें उसने अपना सारा ज्ञान उड़ेल दिया। उसके छात्र धीरे धीरे आश्वस्त हो गए और 5 साल बीत गए। बिंग बिंग अब 74 साल की थी। एक मामूली सर्दी से वो 15 दिनों तक खांसती रही। उस दिन गुचेन के साथ उसकी शादी की सालगिरह थी। उसके छात्र जानते थे कि वो कब्रिस्तान जाएगी, इसलिए उसे परेशान नहीं किया। बिंग बिंग सुबह जल्दी उठी, साफ सुथरे कपड़े पहने, बालों में रंग लगाया और रास्ते में ताजे खिले गुलाबों का एक गुलदस्ता खरीदा जिन पर अब भी ओस की बूंदें थीं। बिंग कब्रिस्तान के चौकीदार से मिलने गई, जो 70 से ज्यादा का बूढ़ा था। क्या बिंग बिंग के नाम कोई चिट्ठी आई है? चौकीदार ने लेटर बॉक्स में ढूंढा और सिर हिलाकर मना कर दिया। इस साल नहीं आई। बिंग ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। वो गुचेन की कब्र पर पहुंची। उसने गुलाब उसके सामने रखे और कब्र के पत्थर के पास बैठ गई। अपनी जेब से उसने अच्छी तरह से संभाल कर रखी चिट्ठियों का एक बंडल निकाला, हर एक प्लास्टिक की थैली में सुरक्षित, बिना किसी सिलवट के। ये वो चिट्ठियां थीं जो गुचेन की मौत के बाद कब्रिस्तान के चौकीदार को मिलती रही थी, जो गुचेन ने बिंग बिंग के लिए लिखी थी। गुचेन ने चौकीदार से कहा था कि अगर वो उससे मिलने ना आए तो उसे ये चिट्ठियां न दे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होगा कि उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है, और अगर वो अक्सर आती है तो उसे दे देना। बिंग बिंग ने पहली चिट्ठी खोली। हालांकि उसे वो ज़बानी याद थी, फिर भी उसने एक शब्द पढ़ा। बिंग बिंग, मुझे यकीन है कि तू मुझे बहुत याद कर रही होगी। रुक, मैं जानता हूं तू क्या सोच रही। याद है ना तूने मुझसे क्या वादा किया था? अच्छे से जीना। कुछ दिन पहले तेरे स्टूडेंट शिकायत करने आए थे कि उनकी रिसर्च में दिक्कत आ रही है। मानवता की भलाई के लिए तुझे मेहनत करनी होगी, और मेरा पौधा, उसका अच्छे से ध्यान रखना। सर्दियों में घर के अंदर रखना, गर्मियों में तेज धूप से बचाना, थोड़ा पानी देना ताकि जड़ें गले नहीं। अगले साल उसे मुझसे मिलवाने लाना। दूसरी चिट्ठी दूसरे साल की थी। अच्छा अच्छा, तूने उसे जिंदा रख लिया। पौधों के लिए तेरे हाथ में जादू है। अगर तुझे पता होता तो हम एक बच्चा गोद ले लेते ताकि तू उतनी ही मेहनत से उसकी देखभाल करती। देखा, अब तू अकेली रह गई। क्या कोई ऐसा बूढ़ा दिखा जो तुझे पसंद हो? बता दे। विधुर सबसे आसान होते हैं। मैं नीचे से तेरे लिए पता कर लूंगा। चिट्ठियों के बीच में कई बिखरे विचार थे। अचानक मुझे साल 34 की याद आ गई। यूसीबू में हमने जैक का वो हॉटपॉट खाया था, बहुत स्वादिष्ट था। हमें दोबारा जाना चाहिए था। मेरी तरफ से फिर से जाना। ग्रीष्म संक्रांति पर दक्षिण में लीची पकती हैं, पवे किस्म वाली सबसे अच्छी होती हैं। हवाई जहाज से जाना। ऐसी बहुत सी जगह हैं जो हमने नहीं देखी। चांगी हमने आधी ही देखी थी। मुझे याद है तूने बहुत खाया था। क्या तू अब भी उतना खा सकती है? बिंग पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा उठी। गुचेन का ये कहते हुए चेहरा सोच सकती थी, बिल्कुल जिंदगी जैसा। चिट्ठियों का बंडल खत्म होने को आया। सिर्फ पिछले साल की आखिरी चिट्ठी बची थी। फिर से तू हर साल क्यों आती है? क्या तेरी जिंदगी इतनी बोरिंग है? किसी मुर्दे से बात करके किसी को बोरियत कैसे हो सकती है? महान प्रोफेसर, मैं क्या करूं? मैं और नहीं लिख सकता। मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं तू गुस्से में मुझे ढूंढने नीचे आ जाए, इसलिए मैंने तुझे इतना लिखा। इन्हें तो 20 से ज्यादा चिट्ठियां होंगी। हाँ हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि तूने ये पढ़ी नहीं होगी। मुझे यकीन है कि तूने एक नई जिंदगी शुरू कर ली होगी। बधाई हो। लेकिन अगर तू अब भी ये पढ़ रही है तो मानता हूं कि मैं भावुक हो गया हूं, लेकिन इसे खत्म होना ही चाहिए। बिंग बिंग, मैं अब और नहीं लिखूंगा। तुझे अकेला छोड़कर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि तुझे जीने को कहकर मैं बहुत स्वार्थी हो गया। ये मेरी तरफ से क्रूरता थी। हर इंसान जिंदगी को अपने तरीके से समझता है। मैं तेरे फैसलों में दखल नहीं दूंगा। मैं तेरे स्वास्थ्य या लंबी उम्र की कामना नहीं करूंगा। मैं कामना करूंगा कि तुझे वो मिले जो तू चाहती है और तू हमेशा खुश रहे। बिंग बिंग ने सारी चिट्ठियां पढ़ ली। उसने उन्हें वापस प्लास्टिक की थैलियों में रख दिया। उस शरद ऋतु में उसे गुचेन की कोई और चिट्ठी नहीं मिली। शायद अब उसे चिट्ठियों की जरूरत नहीं थी। कब्रिस्तान के चौकीदार ने एक रात थोड़ी पी ली, सो गया और सुबह होते होते सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। पिछली रात बर्फबारी हुई थी। झाड़ू लेकर वो लड़खड़ाता हुआ अंदर गया।
कब्रों के पास से गुजरा और कोने पर अचानक नजारा खुल गया। उसने देखा कि दूर एक आकृति बर्फ से ढकी एक कब्र के पत्थर से टिकी हुई है। वो सिकुड़ी हुई थी, कुछ गले लगाए हुए, बिल्कुल सोई हुई सी। चौकीदार पास आया और उसने अपने पुराने दोस्त की भौहों पर जमी बर्फ देखी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे हल्के से हिलाया। बिंग 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 अकड़कर पीछे की ओर गिर गई। वो 74 साल की उम्र में गुजर गई। बिछड़ने के 5 साल बाद बर्फ और हवा के बीच उसे लगा जैसे उसने गुचेन की आकृति देखी हो, रोशनी का एक गर्म गोला जो दूर से मुस्कुराते हुए उसे बुला रहा था। बिंग उसकी तरफ एक कदम बढ़ी और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में पिरो दी। लोगों का मिलना और फिर मिल जाना, ये सब नियति का खेल है और बिंग बिंग और गुचेन साथ रहेंगे। ये बस वक्त की बात है।